फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो आज हम यूनिट 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका एफएम का फ्लूइड मैकेनिक्स का, जिसका नाम है डायमेंशन एनालिसिस। तो पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे बकिंघम पाई थ्योरम का प्रूफ कैसे करते हैं और न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है। तो बकिंघम पाई थ्योरम, इससे पहले हमने एक लेक्चर बनाया था बकिंघम पाई थ्योरम पे स्पेशली। उसमें पाई थ्योरम एक्चुअली जो हमारा डेफिनेशन है बकिंघम पाई थ्योरम का वो क्या कहता है, उस पर हमने डिस्कस किया था। ठीक है। तो आपको इस वीडियो के आई आइकन ऊपर दिख रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको वो मिल जाएगा, जो वीडियो है। ठीक है। और तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो बकिंघम पाई थ्योरम जो हमारा है क्यों बना, जो हमारा इससे पहले जो हमारा दो मेथड था डायमेंशन को एनालाइज करने के लिए, रेलाई मेथड और बकिंघम्स पाई थ्योरम। रेलाई मेथड जो था वो मैक्सिमम 3 और 4 पावर तक का जो हमारा किसी एक्सप्रेशन का पावर था तो उससे सॉल्व कर ले रहा था, उसका एनालाइज कर ले रहा था। बट उससे ज़्यादा अगर होता, पावर उससे ज़्यादा होता एक्सप्रेशन का, तो रेलाई थ्योरम हमारा बहुत दिक्कत होता करने में, और एक्चुअली बोले तो नहीं कर पाता। ठीक है। तो उसके लिए बकिंघम पाई थ्योरम बना, जो कि 3 और 4 से कितना भी पावर का आपके पास एक्सप्रेशन हो तो उससे बकिंघम पाई थ्योरम से हम उसे सॉल्व कर सकें, उसका डायमेंशनल एनालाइज कर सकें। ठीक है। सो ऑलरेडी हमने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, इसको एक बार फिर कर लेते हैं। इफ़ देर आर एन वेरिएबल दैट इज इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो, ठीक है, इन अ फिजिकल फिनोमेना, and if this variable contain m fundamental dimension, that is mlt, then the variable are arranged into n minus m dimensionless term. Each term is called pi term. तो क्या फॉर्मूला बना था, जो पाई टर्म जो हमारा होता है बकिंघम थ्योरम में, वो किसके इक्वल होता है, दैट इज टोटल वेरिएबल, जिसे हम n से बोलते हैं, माइनस फंडामेंटल वेरिएबल m। तो क्या कह रहा है हमारा, इफ देर आर एन वेरिएबल मीन्स टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल, आपको क्वेश्चन में जो दिया है बहुत सारे वेरिएबल दिए होंगे, उसकी टोटल वेरिएबल जो है डेट इज हमारा एन है। ठीक है। जेट इंडिपेंडेंट हो चाहे डिपेंडेंट हो, दोनों को जोड़ के इंडिपेंडेंट भी होता है और डिपेंडेंट भी होता है उसमें, तो दोनों को ऐड कर लो, दैट इज टोटल वेरिएबल हो गया इन ए फिजिकल फिनोमेना। एंड इफ दिस वेरिएबल कंटेन अ फंडामेंटल डायमेंशन, कॉमन सेंस से फंडामेंटल, अगर वो जो वेरिएबल है आपका उसके अंदर फंडामेंटल डायमेंशन है एम एल और टी टर्म आ रहा है, देन द वेरिएबल आर अरेंज इन एन माइनस एम के टर्म विच इज इक्वल टू पाई टर्म। ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा डेफिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो मैं कोशिश करूंगा बहुत शॉर्टकट तरीके में आपको समझाऊं, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद हम इस टॉपिक पे एक दो न्यूमेरिकल लगा लेंगे। ठीक है। तो मान लीजिए आपका x1 x2 और x3 से xn तक एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसमें हमारा फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी दोनों है उसके अंदर। ठीक है। चलिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ। सो लेट x1 x2 x3 से xn तक आर द वेरिएबल। ओके। नाउ let x1 be the dependent variable। ठीक है। हमने इससे पहले लेक्चर्स में आप देखोगे, तो क्या डायमेंशन एनालाइज का जो हमारा चैप्टर है उसमें हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, फंडामेंटल वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया था। इसलिए हम आपको यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जो दूसरे पे डिपेंड होता है, इंडिपेंडेंट जो नहीं डिपेंड होता है, इंग्लिश का टर्म है, कॉमन सेंस से समझ सकते हो आप। ठीक है। एंड x2 x3 से xn तक जो भी टर्म है आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके। विच आर डिपेंड्स ऑन x1। जो हमारा x2 x3 xn है आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच आर डिपेंड ऑन x1। ठीक है। जब ये x1 पे डिपेंड कर रहा है तो हम लिख सकते हैं x1 इज x2 x3 xn इज अ फंक्शन ऑफ x1। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, वेयर x1 इज द फंक्शन ऑफ x2 x3 से xn। ठीक है। अब इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। नाउ इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
F1 एक अलग फंक्शन में हम मान ले रहे हैं, जो F1 है हमारा दैट इज x1, x2, x3 एंड xn r इज इक्वल टू 0 और एनी कांस्टेंट। ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। अब जो आपको ये इक्वेशन दिख रहा है, ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली होमोजेनस है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वही राइट हैंड साइड का डायमेंशन है, इसलिए होमोजेनस है। यहाँ पे जीरो है डायमेंशन है राइट हैंड साइड में, तो इसका भी जीरो ही होगा, इसलिए मैं इसे होमोजेनस डायमेंशन बोल रहा हूँ, ठीक है, और डायमेंशनल होमोजेनिटी। नाउ ये जो इक्वेशन है x1 से लेके xn तक, ये जो इक्वेशन है हमारा, ये क्या है, ये n वेरिएबल अपने अंदर रखा है, n तक इट कंटेन्स n वेरिएबल्स इफ देयर आर m फंडामेंटल डायमेंशन, इसके अंदर कोई भी फंडामेंटल डायमेंशन होगा, देन अकॉर्डिंग टू बकिंघम पाई थ्योरम क्या हो जाएगा, पाई टर्म इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल माइनस अपना फंडामेंटल वेरिएबल होता है बकिंघम थ्योरम। तो लिख लेते हैं। सो इफ ये क्वेश्चन, ये जो इक्वेशन 2 है, इट कंटेन n वेरिएबल्स इफ देयर आर m फंडामेंटल वेरिएबल, देन अकॉर्डिंग टू बकिंघम पाई थ्योरम, यहाँ पे लिख लेना अकॉर्डिंग टू बकिंघम पाई थ्योरम, then equation 2 can be written in terms of number of dimensionless group और pi term in which pi term is equal to n minus m, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था। therefore हम इक्वेशन 2 को क्या लिख सकते हैं, पाई 1 पाई 2 से पाई n माइनस m तक विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो जितने पाई टर्म हैं, पाई 1 पाई 2 से लेकर पाई n से n माइनस m तक जितने पाई टर्म है वो डायमेंशनलेस है, ठीक है, एंड ईच इंडिपेंडेंट ऑफ द सिस्टम से इंडिपेंडेंट है। नाउ ईच ऑफ पाई टर्म कंटेन m प्लस 1 वेरिएबल वेयर m is the number of fundamental dimension and is also called repeating variable. Therefore in case x1 x2 x3 से लेके xn are the repeating variable, if the fundamental dimension in mlt that is n 3 mlt तो होगा ही, इस ये हमारा वेरिएबल्स है, उसमें m भी टर्म्स होंगे, l भी टर्म्स होंगे, t भी टर्म्स होंगे, मीन फंडामेंटल टर्म्स हमारा कितने हो जाएंगे, m इज इक्वल टू 3। देन ईच पाई टर्म इज रिटन एज, हम जितने हमारे पाई टर्म है उसे हम क्या लिख सकते हैं, वेयर पाई 1 इज इक्वल टू x2 पावर a1 इंटू x3 पावर b1 इंटू x4 पावर cn इंटू x1, और हमारा जो पाई 2 हो जाएगा क्या हो जाएगा, x2 पावर a2 x3 पावर b2 x4 पावर c2 एंड देन x2 नॉट x2 दैट इज 4 है, तो एक अलग ही टर्म जो हमारे क्वेश्चन में x1 तो हमने यहाँ यूज कर लिया, x2 x3 x4 हमने यूज कर रहे हैं, उसके अलावा जो टर्म होगा दैट इज माई x5, ठीक है। इस ऐसे में हम n तक इसे लिख सकते हैं। नाउ अब जितने हमारे x पाई 1 है, पाई की वैल्यू पाई 1 पाई 2 हमने दिखाया, पाई n तक चले जाओ आप, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ बट बता रहा हूँ पाई n तक। अब जितने पाई टर्म्स हैं उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो हमारा x1 का डायमेंशन निकल आएगा। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x1 इज इक्वल टू, अब यहाँ फंक्शन चेंज हो रहा है, x से हमारे पाइज में चेंज हो रहा है, हम इसे 5 ले लेते हैं, ठीक है, दैट इज पाई 2 पाई 3 पाई n माइनस m। तो हमारा ये है बकिंघम पाई थ्योरम का प्रूफ। ऐसे हमें सॉल्व करना है पूरा न्यूमेरिकल्स, जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे सारा हमें ऐसे सॉल्व करना है, ओके। नाउ अब बकिंघम पाई थ्योरम जो है उसका यूज कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है हमें न्यूमेरिकल में अप्लाई करने का, तो मैं प्रोसीजर आपको एक एक करके बताऊं, इससे अच्छा है मैं न्यूमेरिकल ही बताता हूं, जिसमें आपको प्रोसीजर ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करें। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, पहला है स्टेट बकिंघम्स पाई थ्योरम। बकिंघम पाई थ्योरम को आप एक बार आप प्रूफ कर लेना। नाउ सेकेंड पार्ट है हमारा, द एफिशिएंसी n of a fan depends on density rho, dynamic viscosity mu of the fluid, angular velocity omega, diameter d of the rotor and the discharge q,
एक्सप्रेस n इन टर्म्स ऑफ डायमेंशनलेस पैरामीटर। तो एफिशिएंसी जो n है हमारा वो डिपेंड कर रहा है डेंसिटी पे, डायनेमिक विस्कोसिटी पे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पे, डायमीटर d पे ऑफ द रोटर एंड द डिस्चार्ज q पे। तो हमें एक्सप्रेस करना है डायमेंशनलेस पैरामीटर फॉर एफिशिएंसी के लिए। ठीक है, सॉल्यूशन। तो हमारा जो n है वो इस सारे वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसे n इज न्यू, सॉरी इसे उसको न्यू बोलते हैं, न्यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ डेंसिटी, विस्कोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, डायमीटर एंड डिस्चार्ज। ठीक है, वेयर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, F1 इज इक्वल टू न्यू वन, सो न्यू रो विस्कोसिटी ओमेगा डायमीटर एंड डिस्चार्ज, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, हम इसे मान लेते हैं। ठीक है, और जैसा कि इससे पहले मैंने लेक्चर डाला था बकिंघम पाई थ्योरम में, पाई कितने पार्ट हैं हमारे, बोले तो पाई टर्म कितने हैं, वो कैलकुलेट करने के लिए मैं समझाया था स्पेशली, बट यहाँ पे थोड़ा मैं जल्दी बताऊंगा। ठीक है, तो समझ लेना आप, अदरवाइज आप वो लेक्चर देख लेना। हैंस टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल मीन्स n, कितना हमारा 1 2 3 4 5 6 9, और फंडामेंटल वेरिएबल कितने हैं, इसका फंडामेंटल वेरिएबल चेक करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डायमेंशंस लिखना पड़ेगा, जितने हमारे इसके डायमेंशंस लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो m के लिए सबसे पहला डायमेंशन हम न्यू का लिखते हैं। एफिशिएंसी है, परसेंट में आता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इसलिए ये जो टर्म है दैट इज डायमेंशन लेस। ओके, नाउ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, ml⁻3। ये सब आपको प्रैक्टिस कर कर याद करना पड़ेगा, या फिर फॉर्मूला यूज़ करके आपको एग्जाम में आप निकालो कि उसका डायमेंशन क्या होता है। मैं तो कहूँगा अगर आप प्रैक्टिस कर लो, खूब इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपको सारा याद हो जाए, अदरवाइज रट लो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आएगा बकिंघम पाई थ्योरम करने में, और आगे के भी जो हमारे डायमेंशनलेस नंबर है वहाँ भी प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो याद कर लेना और प्रैक्टिस भी ज़रूर कर लेना। विस्कोसिटी का हमारा हो गया, सॉरी ये रो का है, रो। ठीक है, विस्कोसिटी का क्या हो जाएगा, ml-1 T-1, ओमेगा का हो जाएगा T-1 पावर, डायमीटर का मीन्स लेंथ, और डिस्चार्ज का हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था, दैट इज L3 T-1। ठीक है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट m कितने हैं, इसमें इस पूरे में m भी है, l भी है, t टर्म्स भी है, दैट इज 3 फंडामेंटल। ठीक है, तो पाई टर्म हमारे कितने हो जाएंगे, n-m मीन्स n-m क्या है हमारा, 6 - 3 विच इज इक्वल टू 3 पाई टर्म्स। ठीक है, अब देखो हमें पता चल गया पाई टर्म्स कितने हैं, 3 पाई टर्म्स हैं, तो इक्वेशन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन, अब हमें पता चल गया कि हमारा पाई टर्म्स 3 है, तो इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू पाई 1 पाई 2 एंड पाई 3 विच इज इक्वल टू 0, जैसा कि मैं आपको प्रूफ में बताया था। इक्वेशन 2 हमारा एक्स के टर्म में था, और ये हमारा इट कंटेन, जो हमारा ये एफ फंक्शन है, ये कंटेन n वेरिएबल कंटेन कर रहा है। इफ देयर आर m फंडामेंटल हैं, तो इक्वेशन 2 को अकॉर्डिंग टू बकिंघम पाई थ्योरम हम ऐसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पाई। ठीक है, तो वही हमने यहाँ भी किया, हो गया। ठीक है, अब ईच ऑफ पाई टर्म जो हमारा इक्वेशन अभी बना है, वहाँ उसके नीचे लिखना आप, each of pi term contain m+1 variable where m is the number of fundamental dimension and is also called repeating variable. Now we have choosing d, omega and rho is a repeating variable, ये हमारा रिपीटिंग वेरिएबल है।
ओके, तो हमने ये जो डी, ओमेगा और रो है, इसे कैसे हमने कहा कि ये रिपीटिंग वेरिएबल है। तो ये प्रोसीजर में हमारा बकिंघम कहता है कि ये जो हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, पहला कंडीशन होता है जो डायमेंशनलेस टर्म होते हैं उन्हें हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो हमारा एन यहाँ पे डायमेंशनलेस था तो इसे हमने कंसीडर नहीं किया। अब क्या यहाँ पे देखो, ठीक है, तो हमने जो डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी था उसे तो हमने कंसीडर नहीं किया। पहला प्रोसेस ये होता है। दूसरा प्रोसेस ये होता है जो डिपेंड होता है बाकी सब पे, उसे भी कंसीडर नहीं करता। यहाँ पे हमारा जो देखो, जो हमारा एफिशिएंसी न्यू है वो डिपेंड है इस सब पे। तो हम ये पहला केस जो डायमेंशनलेस था इसलिए कंसीडर नहीं किए, और अगर डायमेंशनलेस ना होता ये तब भी हम इसे कंसीडर नहीं करते, क्योंकि हमारा जो म्यू है ये सारे वैल्यू पे डिपेंड, जो वैल्यू डिपेंड करता है किसी पे, डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम कंसीडर नहीं करते हैं। थर्ड प्रोसीजर हमारा ये होता है कि जो हम तीन वैल्यू कंसीडर जो हम करेंगे तो उसमें जो पहला वैल्यू होगा हमारा वो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी हो शो करता होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी जो हमारा होगा दैट इज आपका फ्लो प्रॉपर्टी करना चाहिए, और लास्ट फ्लूइड प्रॉपर्टी। तो ये जो डी है डायमीटर, तो ये हमारा ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है ये हमारा फ्लो प्रॉपर्टी, फ्लो किस एंगुलर वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, तो ये हमारा फ्लो प्रॉपर्टी शो करता है। एंड डेंसिटी क्या शो करता है, डेट इज फ्लूइड प्रॉपर्टी शो करता है, फ्लूइड की डेंसिटी क्या है। ये हमारा ज्योमेट्रिक शो करता है, ये हमारा फ्लो शो करता है, और ये हमारा फ्लूइड प्रॉपर्टी शो करता है। तो पहला जो हम चूज करेंगे ज्योमेट्रिक होना चाहिए, दूसरा जो हम चूज करेंगे अब वो ज्योमेट्री नहीं होना चाहिए, अब वो फ्लो प्रॉपर्टी होना चाहिए, और तीसरा जो है वो फ्लूइड का प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो ये तीन तरीके से हम तीन रिपीटिंग वेरिएबल कंसीडर करते हैं। ओके, अब आगे बढ़े। अब हमने रिपीटिंग वेरिएबल कंसीडर कर लिया, अब इसे हम पाई टर्म में लिख लेते हैं। पाई वन क्या हो जाएगा हमारा, ये डी है का पावर A1, ओमेगा का पावर B1 और रो का पावर C1, और बचा वाला टर्म कौन सा है, x1, डेट इज x1 क्या है हमारा n। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, हमने प्रूफ में क्या लिखा था पाई वन को, रिपीटिंग वेरिएबल जो है हमारा वो, और साथ में x1। पहला पहला जो टर्म होगा ये होगा। दूसरा जो टर्म होगा रिपीटिंग वेरिएबल लिखेंगे, रिपीटिंग वेरिएबल और जो हमने यहाँ चूज किया उसके अलावा जो टर्म बचा हुआ है वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो सेम हमने पाई वन के लिए भी वही किया, डी रिपीटिंग वेरिएबल लिखा, और जो हमारा x1 डेट इज जो डिपेंडेंट वेरिएबल हमने उसे लिखा। नाउ पाई टू जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, डी का पावर A2, ओमेगा का पावर B2, रो का पावर C2 इनटू, अब इसके रिपीटिंग वेरिएबल और जो हमने ये चूज किया इसके अलावा, तो ये चूज कर लिया, और रिपीटिंग वेरिएबल हमारा कौन कौन सा है, ये है, ये है, ये है। इसके अलावा हमारा बचा कौन सा, डेट इज म्यू बचा है, और हमारा डिस्चार्ज बचा है, तो हम म्यू को ले लेते हैं यहाँ पे। आप इधर उधर भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और पाई थ्री के लिए डी का पावर A3, ओमेगा का पावर B3 और रो का पावर C3, क्या बचा है, और लास्ट क्यू कंसिडर किया, ठीक है। नाउ अब पाई वन के लिए हम डायमेंशन टर्म निकालते हैं, पाई टू के लिए निकालेंगे, पाई थ्री के निकालेंगे, और इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, और जो आएगा वो हमारा इक्वेशन इस टर्म में बन जाएगा, ठीक है। तो आइए सिखाता हूँ आपको कैसे हम पाई वन, पाई टू और पाई थ्री की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पाई टर्म जो हमारा पाई वन है उसे कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले पाई वन, इसका दोनों तरफ का डायमेंशन लिख ले। पाई वन का डायमेंशन हमें पता है वो डायमेंशनलेस टर्म है, m0 m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0 डायमेंशनलेस है, इज इक्वल टू, अब d का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं A1, ठीक है। और ओमेगा क्या होता, ओमेगा का हमने यहाँ पे निकाला था, डेट इज t-1, तो t-1 का पावर B1, ठीक है। और रो का हमने यहाँ निकाला था ml पावर 3 है, ml पावर 3 C1, और हमारा लास्ट क्या बचा, न्यू, डेट इज डायमेंशनलेस है, तो इसे हम m0 l0 t0 लिख सकते हैं। सेम टू सेम हमने लिख लिया, ठीक है। आई थिंक अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो, अब पावर ऑफ m, अब m का जो पावर है उसके लिए कंसिडर करते हैं। तो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में m का पावर 0, और राइट हैंड साइड में m का पावर क्या है, m का पावर C1 है, m का पावर ये C1 है, और यहाँ 0 है, C1 है और 0 है, देयरफॉर C1 जो हमारा क्या हो जाएगा, 0। सेम टू सेम पावर ऑफ m का देख लिया, अब l का देखते हैं। तो l का पावर लेफ्ट हैंड साइड 0 और राइट हैंड साइड कितना है, A1 है, ठीक है, l का पावर, और यहाँ पे पावर क्या है
इंटू है इसलिए पावर से प्लस होगा, यहाँ पे माइनस B1 है, यही है ना एल के लिए, एल के लिए देख रहे हैं, सॉरी एल के लिए, तो टी नहीं, एल के लिए यहाँ पे क्या है, एल के लिए हमारा A1 हो गया, यहाँ क्या है एन का पावर, सॉरी एल ले रहे हैं ना, तो एल का पावर -3C1 और एक एल का पावर 0, ये हुआ। अब C1 की वैल्यू हमें पता है 0 है, C1 की वैल्यू जब पुट करोगे 0 तो क्या हो जाएगा हमारा 0 इज इक्वल टू A1 प्लस 0, तो हमारा A1 क्या हो जाएगा ऑल्सो 0, ठीक है। नाउ पावर ऑफ बचा T, लेफ्ट हैंड साइड पावर क्या है 0, इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड 0 और राइट हैंड साइड T का पावर क्या है -B1 और 0, देयरफॉर B1 का क्या आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, A1 आ गया, B1 आ गया, C1 आ गया, ठीक है। अब इसे इसकी वैल्यू पे ये पुट करते हैं, ठीक है। तो पुट करते हैं, M0 L0 T0 क्या था हमारा पाई1 था, नॉर्मल टर्म में पाई1 हमने लिखा, ठीक है। यहाँ L का पावर A1 मतलब D का पावर A1 है, और A1 हमारा कितना आया 0, तो हमने 0 लिख लिया, इनटू ओमेगा, यहाँ ओमेगा T-1 का पावर B1 है, यहाँ ओमेगा, ये दोनों सेम ही है ना, तो हम अब डायमेंशन टर्म में नहीं लिख रहे हैं, नॉर्मल टर्म में लिख रहे हैं, ओमेगा पावर B1 यहाँ पे 0, इंटू रो का पावर C1 है, तो C1 कितना 0, और n क्या है हमारा ऑल्सो डायमेंशन लेस है, n हमने लिखा, विच इज इक्वल टू n हो गया, ये पावर 0 ये पावर 0, ये तो 1 हो गया, और बचा क्या n, तो ये n हो गया। तो हम लिख सकते हैं जो हमारा पाई1 है वो क्या है न्यू, ठीक है। और वैसे भी हमने यहाँ लिखा कि जो न्यू है डायमेंशन लेस है, तो हमें इतना प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, जब वो डायमेंशन लेस है तो नॉर्मल है पाई1 हमारा डायमेंशन लेस ही आएगा, तो हमने पाई1 इज इक्वल टू न्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है, जब हमें पता है कि वो डायमेंशन लेस है, ठीक है। तो मैं सिखाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ ना। हमने फर्स्ट पाई टर्म के लिए देख लिया, सेकंड पाई टू के लिए देखते हैं, सेकंड पाई टर्म के लिए देखते हैं। नाउ सेकंड पाई टर्म, इससे ये पाई टू ये है, तो इसका जो डायमेंशन होगा सबका डायमेंशन लिख लेते हैं। तो पाई टू का डायमेंशन डायमेंशन लेस है M0 L0 T0 विच इज इक्वल टू D है, और D का डायमेंशन क्या है यहाँ पे L है, तो L का पावर और पावर क्या है हमारा, पावर यहाँ पे क्या है A2, तो L का पावर A2, ओके। अब क्या है ओमेगा का पावर B2, ओमेगा का डायमेंशन क्या है T-1 B2। अब क्या है रो का पावर है C2, और रो का डायमेंशन क्या है ML-3 C2, इंटू बचा क्या म्यू मैंने लिखा, ठीक है। सो अब इसका पावर वैल्यू फाइंड कर ले A2 B2 और CT का, तो वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले पावर ऑफ M के लिए देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 0 है, और राइट हैंड साइड में M का पावर क्या है, राइट साइड में M का पावर देखो यहाँ C2 है, और म्यू का यहाँ पे हमने म्यू का डायमेंशन क्या होगा, म्यू का डायमेंशन लिखना था ना, तो म्यू का डायमेंशन क्या हो जाएगा हमारा ML-1, ये हमें म्यू का डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। देखो तो M के लिए निकाल, M का यहाँ C2 है पावर, M का पावर यहाँ 1 है, तो +1, तो हमारा देयरफॉर C2 कितना जाएगा -1। पावर ऑफ M हो गया, L के लिए देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 0 और राइट हैंड साइड में L का पावर A2 है, और L का पावर -3C2 हो जाएगा, और L का पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, C2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो आपका A2 का वैल्यू निकल जाएगा, तो A2 जो हमारा आएगा दैट इज -2। नाउ सेम टू सेम पावर ऑफ T के लिए, अब T के लिए लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड में कितना है -B2, T के लिए देख रहे हैं ना, और -1, देयरफॉर V2 कितना आ जाएगा -1, ठीक है। अब जो हमारा वैल्यू आया है उससे अब पाई2 के टर्म में सेट कर दें, तो पाई2 D का पावर A2, D का पावर A2 कितना है -2, तो -2। ना ओमेगा का पावर B2 कितना है -1, और रो का पावर C2 दैट इज -1, और हमारा जो ये है उसे सेम टू सेम वैसे ही लिख लें। तो ये हमारा सेकंड पाई टर्म के लिए वैल्यू आ गई,
अब देखो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा जो पाई टू है म्यू इज इक्वल टू डी का पावर टू ओमेगा और रो लिख सकते हैं, माइनस में है तो डिवाइड में से लिख सकते हैं, लिख लिया। नाउ थर्ड पाई टर्म, अब जितना आपका जो पाई टर्म आएगा n माइनस एम उतने बार आपको ये पाई टर्म लिखना है, ठीक है। क्या था हमारा पाई थ्री इज इक्वल टू एल की पावर ए थ्री टी का पावर बी थ्री एम एल माइनस थ्री की पावर सी थ्री, और क्या बचा है क्यू, और क्यू डिस्चार्ज क्या होता है डायमेंशन एल थ्री माइनस टू एल थ्री टी माइनस वन, ठीक है। तो अब इसके लिए, और इधर क्या हो जाएगा हमारा, इसका पाई थ्री का डायमेंशन क्या हो जाएगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो पावर ऑफ एम के लिए देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जीरो और राइट हैंड साइड हमारा एम का पावर क्या क्या हो जाएगा, एम का पावर सी थ्री है, ठीक है। देयरफॉर सी थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ पावर ऑफ एल, लेफ्ट हैंड साइड जीरो राइट हैंड साइड ए थ्री है, एल का पावर यहाँ माइनस थ्री सी थ्री हो गया और एल का पावर प्लस थ्री हो गया। अब सी थ्री की वैल्यू यहाँ पुट करो तो आपकी ए थ्री की वैल्यू आ जाएगी, ए थ्री आ जाएगा माइनस थ्री। नाउ पावर ऑफ टी के लिए, लेफ्ट हैंड साइड जीरो राइट हैंड साइड टी का पावर इट इज़ माइनस बी थ्री और माइनस वन, देयरफॉर बी थ्री आपका कितना आ जाएगा माइनस वन, ठीक है। तो जो अब हमारा पाई थ्री है उसका क्या आ जाएगा डी का पावर माइनस थ्री, ए थ्री होता है डी का पावर ए थ्री, तो ए थ्री का वैल्यू माइनस थ्री इंटू ओमेगा का पावर माइनस वन इंटू रो का पावर सी थ्री होता है मीन्स जीरो विच इज इक्वल टू क्यू। इस टर्म में हमने इसे लिख लिया, और इसे हम क्या लिख सकते हैं क्यू डिवाइडेड अपॉन माइनस थ्री है ना, डी का पावर थ्री इंटू ओमेगा, ये तो जीरो है तो इसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हमारा पाई थ्री की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं। नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ पाई वन पाई टू और पाई थ्री इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन था हमारा, इट इज इक्वेशन वन के बाद इक्वेशन टू, ये था, ठीक है। पुट कर दें तो क्या हो जाएगा एफ वन, पाई वन की वैल्यू क्या आई थी हमारी, पाई वन की वैल्यू हमारी आई थी न्यू, ठीक है। पाई टू की वैल्यू क्या आई है न्यू अपॉन डी स्क्वायर ओमेगा और रो, और पाई थ्री की वैल्यू क्या आई है क्यू अपॉन डी थ्री और इंटू रो विच इज इक्वल टू जीरो। और हमारा न्यू डिपेंडेंट था सारे पे, तो न्यू को हम अलग कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक अलग फंक्शन हो जाएगा दैट इज तो ये हमारा डायमेंशन आ गया, फार्मूला बन गया, न्यू का फार्मूला क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल काफ़ी है समझने के लिए, आप बाकी सब न्यूमेरिकल लगाओगे तो जैसा मैंने चूज़ करने को बताया वैसा ही सेम करना। यहाँ पे हमने एन को अलग क्यों किया, क्योंकि एन बाकी सब पे डिपेंडेंट था। ऐसे ही अलग क्वेश्चन में जो वैल्यू जिस सारे पे डिपेंडेंट है, जो डिपेंडेंट वैल्यू उसको एक तरफ कर लो, बाकी सबको अलग कर लो एक नेट फंक्शन में, फाइल फंक्शन में, ठीक है। तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो लेक्चर अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।